हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज फिर हम आपके सामने एक नए वीडियो नए सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको हिस्ट्री देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें इस सीरीज में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी देखने को मिलेंगे और इंडियन हिस्ट्री भी देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में इस सीरीज में हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसको शुरू करने जा रहे हैं, मॉडर्न इंडिया। ठीक है, यहाँ से हम आपको शुरू से एकदम पूरा लेवल तक कनेक्टेड कराते हुए लाएंगे। यूरोपियों के आगमन से लेके कुछ चीज़ें हैं जो मेडाइवल से कनेक्ट कराते हुए मराठा, उसके बाद आपको हम एंटर करवाएंगे आपके मॉडर्न इंडिया में। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट है हम आपको लिखवाते चलेंगे, उस पॉइंट को आप नोट डाउन बिल्कुल करते हुए चलेगा। क्योंकि अगर आपने उस वक्त भी अगर थोड़ा मोड़ा नहीं पढ़ा है, खैर यहाँ पर जो चीज़ पढ़ाएंगे वो तो आपको कुछ लिमिटेशन होंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है जो एक भी नहीं छोड़ने देंगे। ठीक है, जो कहानी होगा वो हम आपको सुनाएंगे, जो फैक्ट होगा वो आपको लिखना होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए किस क्रम में यूरोपीय भारत में आगमन किए। इस पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रम सराहने के लिए आ जाता है या फिर वनडे एग्जामिनेशन में इससे किसी एक पॉइंट को पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हो रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि भारत में पहला पहुंचने वाला कोई देश था तो वो कौन था? पुर्तगाली भारत में पहुंचा। ठीक है, तो कब पहुंचा? 1498 में पहुंचा। ये बात आपको पता है। अब देखिए, ये सिर्फ पहले आपको हम व्यू दे रहे हैं कि पढ़ना किस क्रम में। तो हम पहले पढ़ेंगे पुर्तगाली, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच पढ़ेंगे, ब्रिटेनिश, फ्रांस और स्वीडिश। इस क्रम में हम सब पढ़ते हुए चलेंगे। ये कोई फैक्चुअल डाटा है, मतलब ये तो आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसकी गहराइयों में हमसे चलेंगे। एक चीजों को हम बनाएंगे, लगभग 4 वीडियो में कहानी खत्म कर देंगे इस सबका। ठीक है, तो पहले देखते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं। हम ये सब भी देखेंगे कि आखिर इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों कहा जाता है। ठीक है, वो वजह भी हम आपको पूरी एक चीजों को हम आपको समझाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली जो है वो कब आता है? पुर्तगाली आता है 1498 में भारत पहुंच जाता है। ठीक है, अब कहाँ पहुंचता है, किस राज्य में पहुंचता है, कौन सा बंदरगाह है, वहाँ का राजा कौन था, ये सारी चीजें हम आपको एक डाउट को हम क्लियर करेंगे। लोड मत दीजिए। ठीक है, पहले आपको हम बस परिचय दे रहे हैं, परिचय को आप समझिए कि किस क्रम में हम सब आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आया? कोच्चि आया, अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया। कौन? पुर्तगाली। कब किया? तो 1503 में स्थापित किया। ठीक है, चलिए उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब वही अंग्रेज ब्रिटिशर्स वाला ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसको ही ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। वो कब आया? 1599 में। कहीं पर 1600 लिखा हुआ रहता है, तो एक्चुअली वो गलत है। क्यों? क्योंकि वो महारानी से वहां से जो है ना, उसको 1600 में उसको चार्टर मिला था यहाँ परमिशन के लिए, लेकिन वो आए थे कब? 1599 में आए थे। ठीक है, तो कहीं पर 1600 लिखा था। खैर, इसकी गहराइयों में हम सब चलेंगे, जब आपको हम आगे बताएंगे तो इस बात को हम सब बखूबी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ आता है? ब्रिटिश इंडिया कंपनी पहला फैक्ट्री बैठाता है सूरत, वही गुजरात में। कोच्चि है आपका केरल में। ठीक है, कब? तो 1608 में स्थापित करता है अपना फैक्ट्री। ठीक है, उसके बाद आता है डच डेनिश, जिसको नीदरलैंड वाले है, डच वाले, वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बैठाते हैं। वो डच जो आता है वो कब आता है? 1602 में आता है। ठीक है, अपना पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है वहां पर स्थापित करता है। कब करता है? तो आपका 1605 में करता है। ठीक है, उसके बाद डेनिश आता है 1616 में भारत। उसके बाद ट्रंकेबार तमिलनाडु में जो जगह है वहां पर 1620 में क्या करता है? अपना फैक्ट्री स्थापित पहला करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद फ्रांसीसी सबसे अंतिम में आते हैं। स्वीडिश है तो इसका बात करेंगे। फ्रांसीसी आते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस वाला जो है भारत में कब आया था? 1664 में। अपना पहला फैक्ट्री भारत में स्थापित किया था सूरत, वही गुजरात में किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1668 में किया था। उसके बाद आता है स्वीडिश आता है 1771 में। ये फैक्ट्री अपन बेचता उचता है, निकल जाता है। तो खैर इसका इतना महत्व है नहीं, आपको ये जरूर क्रम याद होनी चाहिए। अब क्या है, ये आपको फैक्ट्री स्थापित के क्रम में है कि पहला फैक्ट्री स्थापित कौन किया था? पुर्तगाल के, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच, डेनिश, फिर फ्रांसीसी। ठीक है, लेकिन आगमन के संबंध में कहा जाए ना, तो आगमन के संबंध में यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ये भी एकदम पूरी तरह से क्रम में है। ठीक है, पूरी सुव्यवस्थित है। उसके बाद अगर यहाँ फैक्ट्री स्थापित में कहा जाए तो क्रम थोड़ा सा एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आगमन के क्रम है। ये क्रम आपको एग्जाम में बहुत सारे एग्जामों में दे दिए जाते हैं।
इसमें से कुछ देश और कहा जाता है क्रम के भारत में आगमन के क्रम के अनुसार इसको सजाइए। ठीक है, इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे एग्जामों में ये पूछे जाते हैं, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद पहली वीडियो में हम सब इसके शुरुआत करेंगे पुर्तगाल के बारे में, पूरा पुर्तगाल के बारे में हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम सब रीजन देखेंगे कि क्या वजह था कि इन सारी कंपनियों भारत की तरफ आने के लिए इतना उत्सुक थी, इतना उतारू थे कि भारत हमको जाना ही जाना है। ये सारे कारणों को फिलहाल हम इस वीडियो में समझेंगे। उसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो हम बताएंगे कि पुर्तगाली ही क्यों यहाँ तक पहुंच पाया। ठीक है, हम सब देखते हैं कि क्या वजह था कि यूरोपियों को इतना इतना चुल मचा हुआ था कि भारत चले। ठीक है, तो हम सारे कारणों को देखते हुए चलेंगे और भारत की परिस्थितियों को देखते हुए चलेंगे। आखिर भारत में ऐसा क्या था कि सब भारतीय आने के लिए इतना छटपटाया था। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले आपको पूरा वर्ल्ड का लोकेशन कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आपके पास मैप होगा, उसको खोल के जरूर बैठिए, नहीं तो आपको हम यहाँ पर पूरा समझा रहे हैं। देखिए, ये कुछ वर्ल्ड का मैप होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको उत्तरी अमेरिका मिल जाएगा, यहाँ पर आपको दक्षिणी अमेरिका मिल जाएगा। खैर मैप ठीक से नहीं बना, कोई लोड नहीं है। यहाँ पर आपको यूरोप मिलेगा, ऐसे से सटा हुआ है, यहाँ पर अपना भारत है। ठीक है, यहाँ पर सटते हैं इस तरह से कुछ यहाँ है। ठीक है, अफ्रीका कुछ इस तरह से यहाँ पर है, इस तरह से यहाँ पर अफ्रीका सटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर अंटार्कटिक ओशियन। ठीक है, खैर हम सब की बात नहीं करेंगे, हम फिलहाल इन क्षेत्रों की बात करेंगे। पुर्तगाली जितना यूरोपियंस है ये यूरोप है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की। यहाँ है आपका भारत, यहाँ पर आपका भारत है। ठीक है, कुछ लोकेशनों को अगर आप देख सकते थे, आपका सऊदी अरब होगा तो वहां पर देख लीजिएगा फारस की खाड़ी लिखा हुआ, फारस की खाड़ी। उसके बाद यहाँ पर आपका होगा लाल सागर, लाल सागर, उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, अफ्रीका और एशिया जो यहाँ पर जुड़ा हुआ लाल सागर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी सुएज नहर नहीं बना हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर सुएज नहर है, लेकिन उस वक्त की बात की जाए ना तो उस वक्त कोई नहर वहर नहीं था। ठीक है, हमसे देखेंगे कि व्यापारिक कारण क्या थे, भारत के साथ लोग कैसे व्यापार करते थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दो देशों का जिक्र होगा, एक तुर्क साम्राज्य का जिक्र होगा, तुर्क, और एक होगा इटली का जिक्र होगा। ठीक है, ये दोनों राज्यों इसमें नहीं है, एक्चुअली हम इसको अलग से लिख देते हैं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ तो रूस है। मतलब दो देशों का जिक्र होगा, एक आपका इटली का जिक्र होगा और ये यूरोप का ही देश है, और एक जिक्र होगा आपका तुर्क का, तुर्क साम्राज्य का जिक्र होगा। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा भारत की कहानियों की। आखिर भारत में ऐसा क्या था कि लोग इतना उतावले थे कि हमको भारत के साथ ही व्यापार करना था। एक समय था तो भारत दुनिया में, आज की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या करता है, भारत इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करने वाला है, यानी दूसरा देश से सामान मंगवाता है। ठीक है, इसलिए भारत के पास ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन बहुत धीमा धीमा हो रहा है। लेकिन एक समय ऐसा था ना कि भारत सिर्फ एक्सपोर्ट ही करता था, इंपोर्ट न के बराबर करता ही नहीं था। इस वजह से क्या होता था कि भारत के पास सिर्फ पैसा आता था, जाता नहीं था। ठीक है, भारत के पास सिर्फ पैसा आता था, इसीलिए उसको उस वक्त भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक वजह और थी कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या पता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई फिलोसोफर एग्जिस्ट नहीं करता था जिस वक्त भारत में उस तरह के उच्च लेवल के ज्ञानी फिलोसोफर, एक पर एक खगोलविद, ऐसे लोग यहाँ पर रहते थे जिसको ऋषि मुनि उस वक्त कहते थे। खैर वो भी एक वजह थी और ये भी एक वजह, क्योंकि भारत पूरी तरह से क्या था, समृद्ध था, हर तरह से धन दौलत ज्ञान हर चीज़ से समृद्ध था, इसीलिए इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। खैर बात की बात है, अब थोड़ा सा यहाँ पर हम सब जिक्र करते हैं। देखिए यूरोप वाला सको यहाँ पर क्या है, फ्रिजिड जोन में पूरा तरह से पड़ता है। पहली बात, फ्रिजिड जोन में पूरा पड़ता है, क्योंकि यहाँ यूरोप है तो पूरी तरह से क्या है, ठंडा है, पूरी तरह से ठंडा है, एकदम माइनस में टेम्परेचर रहता है। ठीक है, और माइनस में टेम्परेचर रहता है तो ये सबको थोड़ा क्या है, मांसों की जरूरत पड़ती है, मांस का सेवन ये सब ज़्यादा करते हैं। उसके बाद लिकर, दारू जो होता है वो सेवन करते हैं। ठीक है, खैर दारू की बात साइड करते हैं, फिलहाल करते हैं लिकर की बात, मतलब सॉरी मांस की बात करते हैं। तो यूरोप वाला से क्या है कि मांस है तो मांस को बहुत दिनों तक प्रिजर्व करना था। ठीक है, मांस भी खाता भी था। ठीक है, खाता है उसको समय के लिए, चूंकि बर्फ में रखा था कुछ समय के बाद है कि खराब हो जाता है, लेकिन उसको अगर मसाले में रख के अगर कई दिनों के बाद भी उसको अथी करते हैं फ्रिज में रखने के बाद, तो वो ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रहता है। ठीक है, मामला ये भी था।
अब क्या था, यहाँ पर बात की जाए इटली की और तुर्की की, तो दोनों में मामला क्या था कि इटली और तुर्की खाली स्थलीय मार्ग, यहाँ कोई जलीय वलीय मार्ग नहीं था। जो आपको यहाँ पर थोड़ा इसको यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं इटली की। इटली और तुर्की दोनों भारत, यूरोप का भारत के साथ पहले भी व्यापार हुआ करता था। आज लोग, बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिल जाते हैं कि कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा है क्या। अरे खाक क्या, भारत पहले से ही, भारत की खोज कौन करेगा। भारत आने का एक रास्ता खोजा था, ठीक है। अब वो भी हम बताते हैं। देखिए, यूरोप का व्यापार पहले क्या होता था भारत के साथ, बिल्कुल होता था, जमीनी रास्ते से होता था। या तो फारस की खाड़ी माया गया था, नहीं तो लाल सागर और मिस्र माया होके सीधा यूरोप जाता था, ठीक है। ऐसे व्यापार होता था। फिर क्या हुआ, इटली पूरी तरह से एक अधिकार था। एक अधिकार का मतलब समझ रहे, भारत से सिर्फ यही सारा चीज ले जाता था, यूरोप में बेचता था बहुत दामों पर, मतलब अनगिनत दामों पर बेचता था, मतलब कई गुना पर बेचता था, ठीक है। लगभग 60 गुना के दामों पर ये सब बेचता था। ये भी जाता है तो 60 गुना, लेकिन यहाँ अकेले था तो 60 गुना से भी ज़्यादा कमाता था। उसके बाद तुर्क भी है, तुर्क वाला जो यहीं पे है वही भारत से व्यापार करता था। लेकिन ये दोनों को ये चीज़ पता था कि भारत के पास क्या है, तो इसको पता है तो अभी क्या सोचता था कहते कि हम भारत के साथ सिर्फ हम ही दोनों व्यापार करें, कोई और ना करे। तो किसी को इधर आने नहीं देता था। इनमें से जैसे आपका पुर्तगाल हो गया, ब्रिटिशर्स हो गया है ना, फ्रांसीसी, किसी को आने ही नहीं देता। लेकिन ये सबको पता था कि भारत में क्या है, ये सबको पता था कि वो सब खूब कहाँ से कमा रहा है, सब आ रहा है, सब चीज़ भारत से ही ले जा के वहाँ पर बेच रहा है। इस सब यूरोपियंस को पता था। बाकी जो देश हम देश देखे हैं, डच था, पुर्तगाली, ब्रिटिशर्स है ना, डेनिश, सबको पता था। तो अब ये सब सोचा कि ऐसा क्या काम किया जाए, भारत के साथ ये आने नहीं देता था, आता था तो बढ़िया से मार के कूच देता था, मारता था एलन बढ़िया से मार उड़ देता था, अब मार के भगा देता था, ज़्यादा बोलता था तो मार देता था, ठीक है। अब बहुत सारे यूरोपियंस, अब क्या हुआ, इटली का एक अधिकार तोड़ने के लिए, उसके बाद तुर्क साम्राज्य इसको टपने नहीं देता था, ये माहे जमीन माहे, ये माहे इधर माहे, ठीक है। अब ये सब परेशान हो गया कि भारत आखिर पहुंचे तो पहुंचे कैसे, ठीक है। फिर समय के साथ कुछ और टाइम बढ़ा, उसके बाद उसने ट्राई किया कि तंका चलते हैं अफ्रीका माहे घूम के आते हैं, अफ्रीका माहे चलते हैं भारत। कुछ बेचारा यूरोपियंस इसमें घुसा तो सही, लेकिन आज तक अफ्रीका से निकला ही नहीं, बेचारा मर गया, कहाँ गया कोई आता पता नहीं। तो इसलिए यूरोपियंस जो है ना, अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, अंध महाद्वीप इसको कहता है कि मैं गया है मर बहुत सारा, लेकिन इनमें से आज तक कोई मतलब यूरोपियंस लौटा ही नहीं। अब वो सब समझ गया था कि अफ्रीका में जाना खतरे से खाली नहीं, इस बात को वो समझ गया था, ठीक है। तब वो कहता है, तब वहाँ से निकलता है कौन, वही वास्को डी गामा। तो खैर इसकी कहानी हम बाद में करेंगे कि वास्को डी गामा कहाँ तक आता है। बस हम आपको ये समझाना चाहते थे कि यूरोप का व्यापार पहले भारत 1498 से पहले भी होता था, लेकिन कैसे होता था, जमीनी रास्ता में है, फारसी खाड़ी में है होता था, लेकिन इस पर दो ही का अधिकार था, इसको और इसको, किसी को टपने नहीं देता था भारत। इस वजह से बहुत सारे यूरोपीय क्या किए, दूसरे रास्ते की तलाश में लगे। ये इस रास्ता में है तो आने देता था नहीं, ठीक है, तो दूसरे रास्तों की तलाश में ये सब जुट गया। तब वही दूसरे रास्तों की तलाश में लोग कहाँ भर भर के धड़ल्ले से आएंगे भारत की तरफ, पुर्तगाली सब। और कल इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको हम पुर्तगाली के बारे में, पूरा वास्को डी गामा, बार्थोलोमियस है ना, इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे, पूरा पुर्तगाली की कहानी, एक एक चीज़, कौन कौन वायसराय आया है, कौन कौन गवर्नर जनरल आया, ये सारे पुर्तगाली की तरफ से कौन कौन आए, वहाँ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम सब देखेंगे पॉइंट बाई पॉइंट। फिलहाल हम आपको समझाए हैं कि भारत आने का इसका क्या कारण था, क्या वजह था कि सब भारत आने के लिए तड़फड़ाया था, ठीक है। तो आपको वजह समझ में आ गया होगा कि किस वजह से ये सब भारत आना चाहता था, ठीक है। तो आज के लिए इसी वीडियो में इतना ही विराम देते हैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा तो आपको पुर्तगाली वाला मिल जाएगा, लोड नहीं मिल लीजिए, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन हम मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, बिल्कुल मुजफ्फरपुर केरमा लालू चौक है, वहाँ पर मेरा कोचिंग चलता है कैरियर सक्सेस इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है। वीडियो के अंत में हम आपको पेम्पलेट और नंबर भी दे देंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए अब इतना ही, अब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।